हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटामिया क्लासेस। मैं विजय भान सिंह, आपका बायोलॉजी टीचर। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किया था नीट के क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आइए करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं जैसे कि ये चैप्टर बहुत छोटा है या इसमें से बहुत सरल है, इसमें कुछ आता नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाटाबेस होते हैं, तो इसे हमें पढ़ना ही है, नहीं तो एक क्वेश्चन जो कि है हमारा गलत हो जाएगा नीट में। तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि ऑर्गेनिजम्स क्या है। ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ले सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, और या फिर एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब की किसी की भी हम बात कर सकते हैं जो कि लिविंग बीइंग हो। और इन ऐसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब वो अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं या अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं, इसकी बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, जीवन की उत्पत्ति या अपने जैसा जीव बनाना, अपने जैसा जीव बनाना, और वो भी ढेर सारे, पूरी तरह से पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि कैसे है, वो इसी प्रकार से ही तो है, रिप्रोडक्शन के कारण ही तो है मेनली। और वो भी कैसा, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, तो उसे ही मेनली हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक बात और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये बात तो हो गई रिप्रोडक्शन की। अच्छा, आगे हम लोग करते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है? अरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोई जन्म लेता है फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मर जाता है, तो ये है क्या, मतलब वो कितना जिंदा रहता है, इसे ही मेनली हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नेचुरल डेथ ही होना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि अगर भाई कोई जन्म लिया 2 महीने बाद मर गया, तो वो उसका लाइफ स्पान नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी वो किशोरावस्था में जाएगा, कुछ टाइम बाद वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, जो कि उसकी मैच्योरिटी फेज होती है। मैच्योरिटी फेज में ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, पॉपुलेशन बढ़ाता है। फिर उसके बाद वो जो कि बूढ़ा हो जाता है या वृद्धावस्था में चला जाता है, उसे हम कहते हैं एजिंग, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस। फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, बर्थ से लेकर के डेथ तक जो भी टाइम पीरियड स्पेंड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे क्या है, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, उसका जो कि है नेचुरल डेथ होना चाहिए। कोई डिजीज या फिर अगर हम बात करें कोई भी एक्सीडेंटल केस के कारण उसे मरना नहीं चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल डेथ, या फिर उस पूरे पीरियड को हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पॉन। तो इसे मैं यहां पर नोट कर देता हूं
नो एक्सीडेंटल। कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लाइफ स्पान को जो कि 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बर्थ, फिर जुवेनाइल फेज, स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहले बर्थ होती है, वो जन्म लेता है, सभी लोग जानते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो किशोरावस्था में पहुंचता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसका दिमाग बड़ा होता है, उसका वेट बढ़ता है, तो जुवेनाइल फेज में चला जाता है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, और वो हम सभी लोग उससे गुजरे हैं, तो उसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद आता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज यही मैच्योरिटी फेज भी होती है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो कि है रिप्रोडक्शन करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, जनसंख्या बढ़ाता है, और वो भी कैसा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये करता रहता है। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म की जो कि एजिंग हो जाती है, या वो सेनेसेंस फेज में चला जाता है, जिसे हम वृद्धावस्था या बूढ़ावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो कि है डेथ हो जाती है। अब ये डेथ से लेकर के बर्थ तक जितना टाइम स्पेंड किया, जितने पीरियड को वो क्रॉस किया, पूरी तरह से वो पूरा कहलाता है लाइफ स्पेन। ये तो हो गया पहला पॉइंट लाइफ स्पेन के लिए। आते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरे पॉइंट की तरफ। किसी भी अच्छा, लाइफ स्पेन के दूसरे पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि एक मिथ है कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है, उसकी साइज छोटी है, तो उसका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, कम होता है। ये एक मिथ है, लेकिन सच्चाई क्या है यहां पर हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंडेंट upon the size of organism। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि हमने अभी बताया कि ये एक मिथ है कि जिसकी साइज छोटी होगी वो जो कि है उसकी लाइफ स्पान कम होती है। कुछ एनिमल्स में आप देख सकते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स या सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर के यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे क्रो, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्रो 15 इयर्स जिंदा रहता है। पैरट 140 इयर्स जिंदा रहता है। और यहीं पर क्रोकोडाइल देख लीजिए, क्रोकोडाइल जो कि है 60 ईयर जिंदा रहता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है, सब लोगों ने देखा होगा, और पैरट कितना छोटा होता है, और उसका देखिए, ये देखिए 140 ईयर्स 140 साल जिंदा रहता है। लेकिन क्रोकोडाइल इतना बड़ा होने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ 60 साल जीता है, 60 ईयर्स जिंदा रहता है। और पैरट और क्रो की अगर साइज हम देखें तो लगभग सेम होता है, फिर भी क्रो जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल जीता है। और अच्छा, एक और हम देख लेते हैं, बटरफ्लाई। वन to 2 वीक, एक से 2 वीक बटरफ्लाई जो कि है सिर्फ 1 से 2 वीक। यहां पर ये चीजें सही हो सकती हैं कि ये छोटा है तो इसकी जो कि है एज भी कम है, लाइफ स्पैन भी कम है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि ये
क्रो जो कि है 15 साल, पैरट 140 साल और क्रोकोडाइल 60 ईयर। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म छोटा है उसकी लाइफ स्पान भी छोटी होती है। अच्छा, ये 4 तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे काऊ का, पैरट का, क्रोकोडाइल का, ये लाइफ स्पान और बटरफ्लाई का ये जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है। और बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है जो जिसमें उसकी लाइफ स्पान मेंशन नहीं की हुई है। तो स्टूडेंट्स हम उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन वो नहीं बनाने वाले हैं। तो और आपको यहाँ से बिल्कुल डाटा टू डाटा आपको मिलेगा यहाँ से, और ये आप याद रखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आप यहां से इसे सही कर लेंगे, लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे, इसे याद नहीं करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक मैं यहां पर बताना चाहता हूं जो कि जेनेटिक्स है, फ्रूट फ्लाई। जेनेटिक्स में फ्रूट फ्लाई की मॉर्फोलॉजी दी हुई है। फ्रूट फ्लाई 15 डेज, 15 दिन इसकी मॉर्फोलॉजी वहां पर हमें पढ़ना है, तो हमने इसकी लाइफ स्पान यहीं पर लिख दी। आप सिर्फ और सिर्फ 5 ये एनिमल्स के आप लाइफ स्पान याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लाइफ स्पेन के तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक यहां पर एक बात यह भी है कि जो ऑर्गेनिज्म या जीव जन्म लिया है तो उसे मरना है, मतलब ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इमॉर्टल, मतलब कोई भी जीव पूरी तरह से अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है। ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक कोई भी अमीबा ले लीजिए, या फिर अगर हम बात करें जैसे कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जिनमें बाइनरी फिजन होता है। ऑर्गेनिज्म आर नॉट इमॉर्टल, नॉट इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर आप ले लीजिए तो वो जो कि उसी को बोला जाता है अमर। जैसे अमीबा हो गया, उसमें वो किस कारण से? बाइनरी फिजन के कारण। बाइनरी फिजन के कारण वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि है अमर बोला जाता है, अमर इमॉर्टल बोला जाता है। और नहीं तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म जो कि है वो सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इमॉर्टल। तो स्टूडेंट्स ये रहा लाइफ स्पान, एक बार आप इसे नोट कर लें तो हम लोग आगे चलते हैं। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। तो बच्चों ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी एवोल्यूशन के बारे में, कि लाइफ की जो ओरिजिन हुई थी, जहां तक सबको पता है कि सी में हुई थी, समुद्र में हुई थी। तो उस समय जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो कम संख्या में थे, आप सभी लोग जानते हैं।
कम प्रकार के थे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा थे, तो वो वहाँ पर जो कि कंडीशन कैसा होता था, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके रहने लायक या खाने की व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छे से थी, मतलब वो साल्टी वाटर होता था, या फिर इन्वायरमेंट कहें तो वो भी उनके अनुकूल होता था। लेकिन जब वो थोड़ी सी उनकी जब पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, जब वो ज़्यादा खाने पीने लगे, उनको कोई काम था नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, पॉपुलेशन बढ़ाने लगे। तो उसके बाद जब वहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो क्या होने लगा कि अब वो उससे बाहर आने लगे, या तो वो लैंड पर आएंगे या फिर फ्रेश वाटर में जाएंगे। तो अब उनके लिए ये अनुकूल या फिर अगर हम कहें तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। तो इस वजह से उनको अपने अपना रिप्रोडक्शन का टाइप भी चेंज करना पड़ा। तो हम यहां पर देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन फेवरेबल कंडीशन, और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये होता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, इधर देखिए, ये फेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अनफेवरेबल में उतना पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। और जब एक पर यहां पर अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट, जो कि यहां पर देखिए जैसे एक पेरेंट, ये हो गया पेरेंट्स, और यहां पर इसके दो ऑफस्प्रिंग, ये बनाता है दो ऑफस्प्रिंग, दो ऑफस्प्रिंग या ज्यादा, और सीधे डायरेक्ट वो ऑफस्प्रिंग बना लेता है। दो ऑफस्प्रिंग भी हो सकते हैं, तीन ऑफस्प्रिंग भी हो सकते हैं। और यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स अपने जैसा ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बना लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स एक अलग अलग स्ट्रेन के होने चाहिए। एक तो हम कर देते हैं मेल, एक तरफ कर देते हैं फीमेल। अब ये दोनों पेरेंट्स क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के गैमीट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमीट्स मियोसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। जब पेरेंट्स के सेक्स सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है, तो उससे गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर मियोसिस, मियोसिस, और ये हो गया गैमीट। गैमीट, ये गैमीट, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ये भी 2n हो जाएगा, ये पेरेंट्स भी 2n है, पेरेंट्स 2n है, गैमीट n होता है। यहां पर देख सकते हैं क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, पेरेंट्स 2n है, गैमीट n हो गया। यहां भी देखिए पेरेंट्स 2n है और ये गैमीट n हो गया। फिर इसके बाद दोनों फ्यूज करके यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर यहां पर बनाते हैं नया ऑफस्प्रिंग, ये भी 2n होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर स्टूडेंट देखिए, अगर ये पेरेंट्स 2n है तो डायरेक्ट यहां पर कोई गैमीट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, डायरेक्ट जो कि है ऑफस्प्रिंग, ये 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। यहां पर सिंगल पेरेंट्स डायरेक्ट जो कि है ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर देता है, बना देता है। अगर ये पेरेंट्स 2n है तो उसके ऑफस्प्रिंग भी 2n होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स n है तो उसके ऑफस्प्रिंग भी देख लीजिए n n n, ये भी n ही होंगे। अच्छा, तो मैं यहां अगले पॉइंट में कर देता हूं, विथ
or without gamete formation, gamete involvation. अब गैमीट इन्वॉल्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई अगर हो सकता है कि कोई हायर प्लांट्स हो, हायर कुछ एनिमल्स हो जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में हो सकता है, तो हो सकता है हो, लेकिन वहां गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। लेकिन यहां पर मैंने देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि विथ और विदाउट गैमीट इन्वॉल्वेशन। विदाउट गैमीट इन्वॉल्वेशन तो ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन विथ गैमीट इन्वॉल्वेशन ये कहां होता है? ये होता है जैसे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या है कि फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वेशन होता है, तो वो एक अलग टाइप का स्पेशल प्रकार का जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पार्थिनोजेनेसिस। तो हम वहां पर देख सकते, इसीलिए यहां पर विथ और विदाउट आप ये देखेंगे एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विथ और विदाउट। अगर आप इसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में वो देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देता है, ऑप्शन बनाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है या इन्वॉल्वेशन किसका होता है किसका नहीं होता है, जैसे विदाउट गैमीट इन्वॉल्वेशन पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में दे देगा विथ और विदाउट गैमीट इन्वॉल्वेशन, या कह देगा बोथ, नन ऑफ दिस। इस प्रकार से अगर ऑप्शन बनाएगा तो हमें ज्यादातर याद रहता है कि विदाउट गैमीट इन्वॉल्वेशन। अब ये विथ वाला गड़बड़ हो जाएगा, तो एनसीईआरटी सीधे अपने लाइन से क्वेश्चन बनाती है और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी ये सही होगा और नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि विथ गैमीट इन्वॉल्वेशन। विथ गैमीट इन्वॉल्वेशन। अच्छा, इधर देखिए मैंने ये बताया कि यहां पर जो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोनोपेरेंटल, मोनोपेरेंटल, और इधर है बाईपेरेंटल। अच्छा, और एक बात हमने यहां पर यह बताया कि आप देख लीजिए खुद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मियासिस हो रहा है और इधर मियासिस नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर लिख देते हैं नो मियासिस। नो मियासिस, नो क्रॉसिंग ओवर, और इधर क्या होगा, मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर बोथ। भाई इधर मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर दोनों होता है, लेकिन इधर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न तो मियासिस होती है न क्रॉसिंग ओवर होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन इधर जो कि फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, तभी जो कि है फर्टिलाइजेशन, अगर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी ये जो कि है पेरेंट्स के इक्वल हो पाएगा, और नहीं तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन अकर। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं, ये देखिए भाई यहां पर मियोसिस हुई नहीं, अरे यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हुई नहीं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मियोसिस हो रही है। अगर यहां पर मियोसिस हो रही है और दोनों पेरेंट्स के, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के जो कि कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां वेरिएशन होगा और उसके साथ साथ हेरिडिटी भी होगी। लेकिन यहां पर हेरिडिटी तो है लेकिन वेरिएशन नहीं है। अच्छा, मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। तो मैं आपको यह बता दूं कि थोड़े से हम लोग जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। हालांकि जेनेटिक्स में मैं ये पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहां आ गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में कि वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या होता है कि हेरिडिटी जो है एक प्रकार से जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी पेरेंट्स अपना कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में देता है तो उसे मेनली हम जो कि है हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कोई भी पेरेंट्स का कैरेक्टर जो कि है, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल्स ले लीजिए या प्लांट्स ले लीजिए, जो भी हैं वो अपने कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में को दे देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। लेकिन अगर मान लीजिए वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हो पाता है। वेरिएशन क्या है, वो अगर मान लीजिए माता, एक प्रकार से हम समझते हैं ऐसे, जैसे माता पिता गोरे हैं लेकिन उनका बेटा जो कि है कैसा हो जाए, ब्लैक डायमंड हो जाए या किसी थोड़ा सा गेहुआ कलर में हो जाए, तो इस प्रकार का कैरेक्टर जो माता पिता में जो ना हो, जो अलग से आ जाए वो, और वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा ही चेंज होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो कि है बहुत थोड़ी चेंजिंग आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। अगर ज्यादा चेंज आ जाए तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण नहीं होता है, वो म्यूटेशन के कारण होता है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स यहां आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ हेरिडिटी होती है, वेरिएशन नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर जो कि है मियोसिस नहीं है। अगर मियोसिस होता तभी जाकर के वेरिएशन हो पाता। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं, यह है हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो हम यहां लिख देते हैं हेरिडिटी present but not variation। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन बोथ आर प्रेजेंट। यहां आप देख लीजिए, यहां पर इन्होंने इवोल्यूशन का टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन से कैसे जोड़ देते हैं। वो सीधे सीधे एसेक्सुअल के लिए पूछ देंगे कि कहां पर यहां पर वेरिएशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर नहीं है, हेरिडिटी है नहीं है। इसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए 2 चैप्टर के क्वेश्चन को यहां पर जोड़ देते हैं, और इसीलिए मैंने ये बताया था कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, जो 35 से 50 क्वेश्चन जो आते हैं, तो इस प्रकार के जोड़ करके, इस प्रकार से जोड़ करके पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला एक चीज और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये देखिए, यहां पर अगर पेरेंट्स से सीधे आइडेंटिकल वो बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो यहां पर मार्फोलॉजिकली तो सेम हो सकते हैं, क्योंकि भाई पिताजी के पास या माताजी के पास, पेरेंट्स के पास अगर हम समझें तो उनके पास 2 आंख है, तो
हमारे पास भी 2 आंख होता है, उनके पास 2 पैर हैं तो हमारे पास भी 2 पैर होता है, उनके पास 2 हाथ हैं तो हमारे पास भी 2 हाथ है। तो इस प्रकार से मतलब उनका ये कैरेक्टर तो आ जाता है जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन जेनेटिकल कैरेक्टर अगर हम समझें तो कुछ न कुछ हम अपने माता से और पिता से दोनों से अलग होते हैं। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से क्या होता है कि दोनों अलग होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो कि है डिफरेंट होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों सेम होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग are morphologically and genetically identical to parents। लेकिन यहां पर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मॉर्फोलॉजिकली सेम बट डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब एक पॉइंट और, जैसे ये देखिए, अगर ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग जो की है पूरी तरह से सेम है तो हम इनको क्लोन बोलते हैं या रैमेट बोलते हैं। तो दैट कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन, ये नॉट क्लोन, ये क्लोन नहीं कहे जाते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली डिफरेंट है, इस वजह से क्लोन नहीं कहे जाते हैं या रैमेट नहीं कहे जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। दैट्स ऑल।